अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबको रमज़ान मुबारक, रमज़ान की बरकतें मुबारक। उम्मीद है आप रमज़ान का एहतराम भी करते होंगे, रोज़े भी रखते होंगे। तो रमज़ान की वजह से आपकी स्कूल की टाइमिंग भी तब्दील हुई है। पहला पीरियड आपका 10 बजे और आखिरी 11:30 बजे, 4 पीरियड लगा करेंगे। तो आज के उर्दू के पीरियड में हम पढ़ेंगे मज़मून निगारी। इस हफ़्ते में हम मज़मून के बारे में ही पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मज़मून होता क्या है असल में, और इसको लिखने का क्या तरीका या गुर इस्तेमाल किया जाए तो मज़मून अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। कोई भी काम करने से पहले अगर आपको उसकी ट्रेनिंग और उसके बारे में मालूमात हों कि ये कैसे, किस अंदाज से किया जाए या किस अंदाज से अच्छे तरीके से हो सकता है, तो यकीनन आपके लिए बहुत आसानी होगी। वरना अगर किसी भी चीज़ के बारे में पहले से मालूम ना हो तो किया जाए तो उसमें कई सारी गलतियाँ, कई सारे की मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो मज़मून निगारी क्या होती है, अभी मैं आपके सामने ये पढ़ता हूँ। ये पूरे पेज पे सिर्फ हदायत लिखी गई है कि मज़मून लिखते हुए आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि आपका मज़मून बेहतरीन तरीके से लिखा जा सके। तो सबसे पहले यह है कि किसी मौजू के मुताल्लिक़ तहरीरी तौर पर अपने ख़यालात का इजहार करना मज़मून निगारी कहलाता है। यानी आपको किसी भी टॉपिक पे अगर बोलने को या लिखने को कहा जाए और आपको जामिया तरीके से यानी भरपूर तरीके से काफ़ी सारा उस पर लिखना हो तो वो मज़मून कहलाता है। मौजू ज़िंदगी के किसी शोबे से मुतल्लिक़ हो सकता है, यानी मज़मून का मौजू कोई भी हो सकता है। मसलन अदबी, सियासी, साइंसी, मजहबी, तालीमी, तारीख़ी और अखलाकी नौइयत के मौज़ूआत पर मालूमात फ़राहम करना ही मज़मून नवीसी है। यानी इसका मज़मून का कोई भी मौजू हो सकता है। अच्छा, इसके लिखने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले नंबर 1, जो मज़मून या उन्वान हो उस पर अच्छी तरह गौर व फिक्र किया जाए और जहन में ख़यालात को एक तरतीब देकर खाका सा बना दिया जाए ताकि मज़मून लिखने में आसानी हो। इसका मैं आपको मिसाल देता हूँ। मसलन कायद-ए-आज़म पे लिखना है मज़मून आपने, तो सबसे पहले आप उसकी चंद चीज़ें ज़हन में रखें। सबसे पहले कि वो कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या था, उनका असल नाम क्या था, फिर उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फिर उसके बाद लिखें कि सानवी तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की, फिर अमली ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया, फिर उन्होंने ज़िंदगी में बड़े बड़े कारनामे क्या किए और फिर आखिर में उन्होंने वफ़ात कब पाई। तो ये एक तरतीब के साथ सिलसिला आप चलाएँगे, ठीक है जी। तो पहला नंबर है, इसकी वजाहत मैंने इस अंदाज से की है। अच्छा, नंबर 2, मज़मून का आगाज़ दिलचस्प अंदाज या किसी बरमहल शेर से किया जाए, ठीक है जी। अगर आपको कोई शेर आता है जो इसके मुताबिक हो, अप्रोप्रिएट, ऐसा ना हो कि मज़मून के और शेर और लिख दें। तो अगर आपको आता है शेर तो वो लिख दें, वरना मज़मून का आगाज़ जो है वो इंटरेस्टिंग तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जो भी मज़मून लिखने वाले हैं आज के लोगों के पास टाइम कम होता है। तो जब वो शुरू की 2-4 लाइनें पढ़ते हैं, अगर शुरू की दिलचस्प लाइनें हो तो बंदा सारा मज़मून आगे पढ़ लेता है, वरना सब बोर समझ के छोड़ देता है। तो मज़मून का आगाज़ जो है वो बहुत दिलचस्प अंदाज से होना चाहिए। नंबर 3, मज़मून लिखने के लिए मुनासिब और मौज़ू अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि मज़मून दिलचस्पी से पढ़ा जाए। नंबर 4, मज़मून नवीसी में ख़यालात का आपस में रब्त और ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है। बेसरोपा और गैर मुतल्लिक़ा बातें लिखने से मज़मून की दिलकशी ख़त्म हो जाती है। यानी जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ही लिखा जाए और इधर उधर की फजूल चीज़ें इसमें ना लिखी जाएं। नंबर 5, हर बात को अलग अलग पैरे में लिखना ज़्यादा बेहतर है। इससे मज़मून की ज़ाहिरी खूबसूरती में इजाफ़ा होता है और मज़मून का कोई पहलू नज़रअंदाज नहीं होता, ठीक है जी। मसलन जंगलात, अगर आपके को दिया जाता है मज़मून कि आप जंगलात की अहमियत पर मज़मून लिखें, तो आप जंगलात के बहुत सारे फ़वाइद हैं, हर फ़ायदे को एक अलग पैराग्राफ में लिखें। मसलन जंगलात से हम लकड़ी हासिल करते हैं, वो किस अंदाज से हासिल करते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि जंगलात से
بہت سارے جو جنگلی جانور ہیں ان کی زندگی وابستہ ہے، اس کے حوالے سے ایک پیراگراف لکھیں۔ پھر لکھیں کہ جی جنگلات جو ہیں وہ سیلاب کو روکتے ہیں، تو وہ کس انداز سے روکتے ہیں، کس طرح روکتے ہیں، تو جتنے وہ اس کے فائدے ہیں وہ ہر فائدہ دوسرے پیراگراف میں لکھنا چاہیے۔ اچھا، نمبر 6، حسب موقع قرآنی آیات، احادیث، اشعار، محاورات اور اقوال تحریر کریں، اس سے مضمون میں دلچسپی بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا نالج ہے کہ آپ کسی قرآنی آیت کا، کسی حدیث کا، کسی شعر کا، کسی محاورے یا اقوال زرعی کا وہاں پہ اضافہ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، کیونکہ اس سے اس کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ نمبر 7، ایک ہی بات کو بار بار نہ دہرایا جائے، اس طرح الفاظ کی تکرار کی بجائے ان کے مترادفات استعمال کریں، یعنی ایک بات آپ نے لکھ دی تو اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 8، جملے طویل مت لکھیں، یعنی طویل جملے نہ لکھیں، جملے مختصر، دلچسپ اور زبان سادہ اور آسان ہونی چاہیے۔ نمبر 9، مضمون لکھتے وقت صفائی اور خوش خطی کا خیال رکھیں تاکہ مضمون آسانی سے درست طور پر پڑھا بھی جا سکے۔ نمبر 10، موضوع کو چند سطروں میں سمیٹ کر مضمون کا اختتام خوبصورت انداز میں کریں۔ جس طرح شروع میں مضمون کا آغاز اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، ایسے ہی آخر میں مضمون کو مختصر انداز میں اور اچھے طریقے سے ختم بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 11، مضمون مکمل کرنے کے بعد اسے ایک دفعہ پڑھ لیں۔ یہ تو ایک کوئی بھی آپ سوال لکھیں تو اس کو دوبارہ سے پڑھیں تاکہ اگر کوئی اس میں غلطی رہ گئی تو آپ درست کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو طلباء کو چاہیے کہ ان ہدایات کی روشنی میں مضمون لکھنے کی مشق کرتے رہیں۔ روزمرہ مشق سے تحریر میں پختگی آتی ہے، یعنی میچورٹی آتی ہے، آپ اچھے الفاظ لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جاتی ہے۔ مختلف موضوعات پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں اور اپنے مطالعے کو وسیع کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں تاکہ آپ کا جو ہے نالج وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس سے ذخیرہ الفاظ میں وسعت اور انداز بیان میں حسن پیدا ہوتا ہے اور یوں مضمون نویسی میں پیش آنے والی دقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آج اس کو غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ جو مضمون لکھنا ہے اس کے لیے کیا ہدایات ہوتی ہیں، کس انداز سے مضمون لکھنا ہوتا ہے، اور کل سے ہم ایک مضمون پڑھیں گے۔ آج صرف آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی ٹریننگ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ مضمون کیسے لکھا جاتا ہے، اور کل سے ہم اگلے پیریڈ میں مضمون پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔